नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑल इन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि कार्यशील पूंजी क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इससे संबंधित वो हर फैक्ट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कार्यशील पूंजी से संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो बिना स्किप करे ध्यान से देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वर्किंग कैपिटल का वो क्लियर हो जाएगा और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में हमको क्या करना है, फटाफट तैयारी करना है। तो कम समय को देखते हुए अभी हमारे कोर्स पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और हमारे कोर्स में आपको सारे वीडियोस और पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। फटाफट आप रिकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं। 2 तरीके का कोर्स आपको मिल जाएगा, कंप्लीट पैकेज भी मिल जाएगा। और अगर आपको सहकारिता और बैंकिंग से संबंधी वाला 25 नंबर का सिलेबस चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। दोनों पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको ये जो कूपन कोड है इसको कोर्स में अप्लाई करना। वो कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पर जाके जैसा वो ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लेना है। आपको 2 तरीके का कोर्स मिल जाएगा, जो लेना है उस कोर्स को ओपन करना, नीचे स्क्रॉल करना। ये कूपन कोड बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा, याद करने की भी जरूरत नहीं, सिंपली क्लिक करके अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे तभी आपका जो फ्लैट 20% ऑफ है वो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए, तो फटाफट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप कोर्स खरीद लीजिएगा। इसके साथ साथ बहुत लोग टेस्ट सीरीज के लिए भी इंतजार कर रहे हैं, तो जो 25 नंबर का सिलेबस है इसका आपका जो एमसीक्यूज वगैरह वो कहीं ढंग से मिलेगा नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया है, 25 नंबर का जो सिलेबस है इसमें जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। और ये 1 से 2 दिन में मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको ऐप में मिल जाएगी। ऐप को फटाफट आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने नहीं डाउनलोड किया हुआ है। तो अब शुरू करेंगे आज की क्लास। टॉपिक का नाम है वर्किंग कैपिटल अर्थात कार्यशील पूंजी। तो हम कार्यशील पूंजी को समझने से पहले पूंजी को समझते हैं, ठीक है। पूंजी अर्थात कैपिटल क्या होता है, तो जो हम धन या फिर पैसा बोलते हैं उसी को वाणिज्यिक भाषा में हम पूंजी कहते हैं। कोई भी व्यापार या कोई भी बिजनेस को करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है और हमको जनरली 2 तरीके की पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई भी व्यापार या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो पहला है आपका कार्यशील पूंजी और पहला आपका स्थायी पूंजी और दूसरा आपका कार्यशील पूंजी। तो 2 तरीके की जो पूंजी है उसकी हमको आवश्यकता पड़ती है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि स्थायी पूंजी क्या होता है। देखिए, स्थायी पूंजी वो होता है जिसको हम दीर्घ अवधि के लिए एक सेटअप की तरह उसको स्थापित करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कारखाना चलाना है, ठीक है, कारखाने में मुझे राइस मिल चलाना है तो मुझे राइस मिल का एक पूरा स्ट्रक्चर अर्थात भवन खड़ा करना पड़ेगा। उससे संबंधित जितने भी मशीनरीज है वो लगाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। और तो वो जो स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं उसी को हम स्थायी पूंजी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने लगाया हुआ ये डिजिटल बोर्ड लगाया हुआ है, सामने कैमरा लगा हुआ है, ये माइक है, ऊपर लाइट है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी पैसे चले गए मेरे। तो ये क्या होता है, ये दीर्घ अवधि के लिए एक बार मैंने पैसा लगा लिया, चलेगा लंबे समय तक, ठीक है। तो ये होता है आपका स्थायी पूंजी, ठीक है। स्थायी पूंजी में पैसा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये होता है आपका कार्यशील पूंजी। क्या इस चीज़ को चलाने के लिए मुझे रेगुलर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं, है ना। जैसे कोई कारखाना है तो मुझे रेगुलर मजदूर चाहिए, मुझे कच्चा माल चाहिए। तो कार्यशील पूंजी क्या होता है, कार्यशील पूंजी वो होता है जो मुझे हर दिन काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसके नाम में आप देखेंगे कार्यशील, कार्य को गति देने के लिए, वर्किंग करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। बहुत आसान है, ठीक है। अब मैंने अपना जैसे एग्जांपल दिया, ये करीब करीब 2 लाख का तो बॉडी है, 1 लाख का आपका कैमरा हो गया, करीब करीब 30,000 का ये माइक है ना। तो करीब 4-5 लाख का मेरा पूरा सेटअप है जो मेरी स्थायी पूंजी। वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है, ये दीर्घावधि के लिए हो गया। लेकिन इसको चलाने के लिए, डिजिटल बोर्ड को चलाने के लिए मुझे बिजली चाहिए, बिजली का बिल मुझे रेगुलर देना पड़ेगा। तो वो मेरी कार्यशील पूंजी हो गई। जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसके लिए जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, वो कार्यशील पूंजी हो गया, ठीक है। तो कार्यशील पूंजी अल्प अवधि के लिए होता है, ठीक है। जिससे मुझे 1 दिन के लिए पैसा चाहिए तो अल्प अवधि के लिए हो गया, और रेगुलर चाहिए, है ना। तो कार्यशील पूंजी आपके सिलेबस में है, इसलिए कार्यशील पूंजी से संबंधित हर फैक्ट आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्यशील पूंजी को और किस नामों से जाना जाता है। तो कार्यशील पूंजी को
किस नाम से जाना जाता है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि कार्यशील पूंजी को परिक्रमी पूंजी, क्योंकि हमको रेगुलर हर दिन पैसा चाहिए, है ना, हर बार पैसा चाहिए, इसको रेगुलर हमको चाहिए, इसलिए परिक्रमी पूंजी, परिक्रमी या फिर चक्रीय की चीज़ है ना, रेगुलर चाहिए, इसलिए इसको हम परिक्रमी पूंजी कहते हैं। अल्पावधि पूंजी क्योंकि कम समय के लिए चाहिए, इसलिए हम इसको अल्पावधि पूंजी कहते हैं। तरल पूंजी क्योंकि रेगुलर खर्च हो रहा है, लिक्विड कैपिटल, इसको हम तरल पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, तो कार्यशील पूंजी को इन सारे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे आगे कार्यशील पूंजी की परिभाषाएं वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पूंजी जो व्यवसाय के दैनिक कार्यकलापों को पूरा करने हेतु जरूरी होता है उसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि स्थायी परिसंपत्ति का क्रय कर लेने के बाद व्यवसाय की दैनिक आवश्यकता के लिए जो पूंजी चाहिए होता है उसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैंने डिजिटल बोर्ड ले लिया, वो मेरी स्थायी पूंजी हो गई, है ना। तो उसको स्थायी पूंजी को खरीदने के बाद रेगुलर काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे मुझे रेगुलर काम करना है तो बिजली चाहिए थे ना, तो वो जो होती है वो मेरी कार्यशील पूंजी होती है। ठीक है, और ये जो है थोड़े समय की स्वभाव की, मतलब अल्पावधि वाला होता है स्थायी पूंजी, जबकि दीर्घावधि के लिए होता है। अब यहाँ पे परिभाषाएं कुछ विद्वानों के हिसाब से हम पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये जो कथन है निम्न में से किसने कहा है, ये जो कथन है निम्न में से किसने कहा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो परिभाषाएं हमको इन विद्वानों के नाम के साथ याद रखनी होगी। पहला है आपका राम मूर्ति के अनुसार। तो राम मूर्ति क्या कहते हैं, यह उन निधियों, मतलब हम पैसे की बात करें, यह उन निधियों को संदर्भित करता है जो एक कंपनी के पास अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के वित्तीयन के लिए होने चाहिए। मतलब वो पैसा जो हमें हर दिन काम करने के लिए हमारे पास होने चाहिए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं। तो ये राम मूर्ति के अनुसार ये कथन आप एज इट इज याद रखिएगा। उसके बाद है जेनेस्टन बर्ग के अनुसार, इनके अनुसार हम देखते हैं कार्यशील पूंजी का अर्थ किसी कंपनी की चालू परिसंपत्ति से है जिसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। तो कार्यशील पूंजी क्या है, चालू परिसंपत्ति, ये बोल रहा है ना। चालू परिसंपत्ति मतलब होता है करेंट एसेट। तो देखिए परिसंपत्ति क्या होती है, परिसंपत्ति जहां से पैसा आता है, ठीक है। और देनदारी अगर हम आगे देखेंगे तो कहीं पे देनदारी शब्द देखने को मिलेगा आपको, है ना, या फिर दायित्व। तो देनदारी या फिर दायित्व जहां से पैसे जाने तय हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि चालू परिसंपत्ति, चालू परिसंपत्ति जैसे मैंने कच्चा माल हो गया, है ना, उसको लगाया, मजदूर लगाए और उसको पक्के माल में कन्वर्ट करके बेच दिया। तो क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में वो बदल रहा है और उससे हमारा पैसा आना तय है, तो वो हमारा चालू परिसंपत्ति हो गया, ठीक है। तो जिस चालू परिसंपत्ति जहां से पैसा आता है उस चालू परिसंपत्ति के योग को ही हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो कार्यशील पूंजी का अर्थ किसी कंपनी की चालू परिसंपत्ति से है जिसे एक रूप में दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तीसरा है आपका मिड मेल्ट एवं फील्ड के अनुसार कार्यशील पूंजी के आशय चल संपत्ति, चालू संपत्ति को चल संपत्ति या फिर वर्तमान परिसंपत्ति, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बोल दिया गया है। तो चल संपत्ति के योग से है, ठीक है। तो जितना जो करेंट एसेट रहेगा, करेंट एसेट के जो टोटल योग रहेगा उससे हम जो आपका कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी निकालते हैं। तो मिड मेल्ड के अनुसार कार्यशील पूंजी से क्या आशय है, चल संपत्तियों के ये एकदम इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कार्यशील पूंजी का परिभाषा सूत्र वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। जैसे सूत्र में हम सकल कार्यशील पूंजी, जिसको हम ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं, आपका शुद्ध कार्यशील पूंजी जिसको हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं आगे हम देख लेंगे, इनके परिभाषाओं को आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला है आपका एल.जे. गिलमैन के अनुसार कार्यशील पूंजी की सर्वमान्य परिभाषा चालू परिसंपत्तियों एवं चालू दायित्वों का अंतर है। दरअसल ये इन्होंने जो परिभाषा कही है वास्तव में ये शुद्ध कार्यशील पूंजी का है, ठीक है। लेकिन इनके परिभाषा को आप कार्यशील पूंजी के हिसाब से याद रखेंगे। ये क्या कह रहे हैं, कार्यशील पूंजी की सर्वमान्य परिभाषा
चालू परिसंपत्ति में आपको चालू दायित्व को घटा देना है, ठीक है, इसके हिसाब से ये सूत्र है। लेकिन दरअसल में ये शुद्ध कार्यशील पूंजी का सूत्र है, आगे मैं उस चीज़ को और क्लियर करूंगा। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि चालू परिसंपत्ति, अब जो मैं कच्चा माल लगा रहा हूँ, जो मजदूर पे पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, वो सब मेरी चालू परिसंपत्ति हो गई। दायित्व या फिर देनदारियाँ क्या होगी, जहाँ से पैसे जाने तय हैं। अगर मैंने काम करने के लिए कहीं से कर्जा लिया हुआ है, बैंक से ऋण लिया हुआ है, ठीक है, तो उसको तो मैं बाद में दूंगा ना। तो वो सारी चीज़ों को जब मैं घटाऊंगा तब जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वो होगा आपका कार्यशील पूंजी। ये कह रहा है ना LJ गिलमैन के अनुसार। अब आगे हम इसके टाइप्स समझेंगे, कार्यशील पूंजी के प्रकार। तो इसको आवश्यकता के आधार पर दो तरीके से बांटा गया है और विचारधारा के आधार पर भी दो तरीके से बांटा गया है। आवश्यकता के आधार पर हम देखें तो स्थायी कार्यशील पूंजी और परिवर्तनशील कार्य पूंजी ये आपको जनरली देखने को मिलेगा। लेकिन हम स्थायी कार्यशील पूंजी को भी दो भागों में बांटकर पढ़ लेंगे, नियमित कार्यशील पूंजी और रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी। और आपका परिवर्तनशील कार्य पूंजी को भी हम मौसमी परिवर्तन और विशेष परिवर्तनी इस तरीके से दो तरीके से पढ़ लेंगे। विचारधारा में आपका सकल कार्यशील पूंजी और आपका है शुद्ध कार्यशील पूंजी। सकल मतलब होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। जहाँ भी नेट आएगा, जहाँ भी शुद्ध आएगा, उसमें हम हमेशा माइनस ही करते हैं। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल दूं, अगर कोई इंसान एक छोटा सा ठेला लगाया है और वो समोसा बेच रहा है, तो उसको आप सामान्यतः आप पूछोगे कि दिन में कितना कमा लेते हो, तो वो बोलेगा दिन में मैं 1000 रुपये कमा लेता हूँ। लेकिन अब ऐसे पूछेंगे कि शुद्ध तरीके से या फिर शुद्ध नेट कितना कमा लेते हो दिन में, है ना, तो वो क्या करेगा, शुद्ध अगर आप बोलोगे या फिर नेट बोलोगे, है ना, तो वो कैलकुलेट करेगा कि मैं मैदा लाता हूँ, मैं तेल लाता हूँ, मैं आलू लाता हूँ, इसका पैसा तो मैं घटाऊंगा, है ना, एक दो मैं मजदूर रखा हूँ, और उसको घटाकर वो बोलेगा कि भाई 1000 तो कमाता हूँ, 400 रुपये खर्चा हो जाता है, फिर मैं 600 रुपये कमाता हूँ। तो जब भी नेट हम बोलेंगे, हम दायित्व को, जहाँ से पैसा जा रहा है, उसको घटा देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक करके, स्थायी कार्यशील पूंजी क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्थायी कार्यशील पूंजी क्या होता है, दरअसल ये सब कार्यशील पूंजी ही है, इसके हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह न्यूनतम कार्यशील पूंजी है, ये न्यूनतम वर्ड याद रख लेना, यह न्यूनतम कार्यशील पूंजी है जो किसी व्यवसाय के संचालित करने के लिए और अपनी सभी देनदारियों को कवर करने के लिए आवश्यक होती है। अब यहाँ पे आप समझेंगे, देखिए मिनिमम हमारे पास उतने पैसे होने चाहिए, मिनिमम उतने पैसे होना चाहिए जिससे मेरा बिजनेस चलता रहे, मतलब हर दिन जो काम है वो चलते रहे, और जो देनदारी है, जो मुझे पैसे देने हैं, वो भी कवर हो जाए। तो वो मिनिमम पैसा या फिर मिनिमम पूंजी जिससे मेरा दैनिक काम जो व्यवसाय है वो चलना चाहिए और जो देनदारी है वो भी कवर हो जाना चाहिए, तो उस मिनिमम वैल्यू को हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। इस तरीके से आप याद रखेंगे। कुछ और परिभाषाएं भी इसके, जैसे दूसरे शब्दों में यह किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक वर्तमान परिसंपत्तियों की न्यूनतम राशि है। तो हर जगह आप देखेंगे तो न्यूनतम लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि व्यवसाय अगर बढ़ेगा तो देनदारियाँ भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप बड़ा व्यवसाय करेंगे तो आपको बड़ा खर्चा रहेगा, तो देनदारियाँ भी बढ़ेगी, और यह पूंजी जो है आगे चलकर दो भागों में बट जाती है। तो पहला है आपका नियमित कार्यशील पूंजी। अब नियमित कार्यशील पूंजी को समझते हैं कि ये क्या है। इसमें किसी व्यवसाय के लिए दैनिक व्यवसाय संचालन लागतों को कवर करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी शामिल है। अब है तो स्थायी पूंजी ही है ना, इसलिए इसी टाइप का ही आपको लगेगा परिभाषा, लेकिन नियमित लिखा हुआ है इसलिए हमको दैनिक चाहिए, है ना। दैनिक व्यवसाय संचालन लागतों को कवर करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम पूंजी है वो हमारा नियमित कार्यशील पूंजी हो गया। नियमित कार्यशील पूंजी में क्या क्या आपका लगेगा, जैसे वेतन जो कि हमको नियमित देना होगा, मजदूरी जो कि हमको नियमित देना होगा, रख रखाव और ओवरहेड खर्च, ये सब शामिल हो जाते हैं। व्यवसाय को सुचारू करने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें एकदम ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी। अब इसको आप समझिए कि ये क्या है, रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी। रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जो कंपनियां अपनी नियमित कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त आरक्षित रखती है, ठीक है। अब जैसे कोई अप्रत्याशित परिस्थिति आ गया है ना, कोई आपातकालीन की स्थिति आ गया, उस समय
कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, वैसे नियमित पैसा तो चाहिए, उसको हम नियमित कार्यशील पूंजी बोल दिए, लेकिन कुछ विशेष कारण से अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो आरक्षित करके रखा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पूंजी जो आरक्षित करके रखा जाता है, उसी को रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, ये अप्रत्याशित परिस्थितियों मतलब इमरजेंसी के लिए रहता है। ठीक है, अप्रत्याशित मामलों में व्यवसाय इसे आपातकालीन पूंजी के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यह फंड अप्रत्याशित बाजार स्थितियों, जैसे अचानक से डिमांड बढ़ गया, अब अचानक से डिमांड बढ़ गया तो आपको सप्लाई भी देना है, फटाफट आपको जो भी आपका प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, सिंपली अगर आप एक घड़ी बनाकर बेच रहे हैं, डिमांड बढ़ गया घड़ी का, तो आप जल्दी जल्दी घड़ी बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी घड़ी बनाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे केस के लिए जो हम पैसा आरक्षित करके रखते हैं उसी को हम रिजर्व मार्जिन कैपिटल पूंजी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं, ठीक है, आकस्मिक घटनाओं, इन सब के दौरान ये रिजर्व मार्जिन की जरूरत पड़ती है। अगला है आपका परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी। परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी या उतार चढ़ाव वाली कार्यशील पूंजी के प्रकारों में से एक है जिसका उपयोग व्यवसाय स्थायी अवधि के निवेश के रूप में करता है। ऐसी पूंजी की मात्रा व्यवसाय की वृद्धि और आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी क्या हो गया, अगर हमारा व्यवसाय ऐसा है कि वहाँ पे उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है या फिर हम उसका उपयोग स्थायी अवधि के लिए करते हैं। जैसे मैं स्थायी अवधि का सिंपल से एग्जाम देता हूँ कि अगर आप देखेंगे गन्ना का रस कब मिलेगा, गन्ना का रस मिलेगा गर्मी में। ठीक है, आइसक्रीम अब कब खाएंगे, आइसक्रीम आप खाएंगे गर्मी में। छाता का बिजनेस कब चलेगा, छाता का बिजनेस चलेगा बरसात में। तो उस तरीके का अगर मुझे बिजनेस करना है, उस तरीके का मुझे बिजनेस अगर करना है स्थायी अवधि के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, जो पैसा चाहिए, तो उसका जो है व्यवसाय अस्थायी अवधि के लिए जो निवेश करते हैं उसी को हम कहते हैं उतार चढ़ाव वाली कार्यशील पूंजी। जो पैसा हम इस तरीके से काम करने के लिए रखते हैं, इस तरीके की कार्यशील पूंजी जो हमारे पास होती है, जो परिवर्तनीय होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी। अगला है आपका, अब परिवर्तनीय में ही हम किस तरीके से परिवर्तनीय, जैसे मौसमी का तो मैंने एग्जांपल दे दिया, गर्मी का मौसम है तो वो गन्ना रस वाला बिजनेस आ गया, अगर और बरसात का मौसम है तो छाता वाला बिजनेस हो गया। तो वही आपका मौसमी परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी है। यह ऐसी पूंजी है जो वर्ष में केवल कुछ निश्चित समय के लिए, जब कंपनी का व्यापार अधिकाधिक होता है, अर्थात छाता का बिजनेस जो है बरसात में, रेनकोट का बिजनेस जो है बरसात में जब अधिक चलेगा तो उस समय अधिक पैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उस पैसे को जो हम कहेंगे उसको क्या कहेंगे, मौसमी परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी। ठीक है, वर्ष में केवल कुछ निश्चित समय के लिए जब कंपनी का व्यापार अधिकाधिक होता है के समय आवश्यक होती है, अर्थात यह पूंजी जो किसी मौसम विशेष में आवश्यक होती है उसको मौसमी कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे हमने बता दिया था आपको, आइसक्रीम, गन्ने का रस, जूस, गर्म कपड़े का जो बिजनेस है ना, गर्म कपड़े का जो बिजनेस है वो ठंड में चलेगा। तो ऐसे जो कुछ बिजनेस जो एक मौसम पर डिपेंड करता है उसके लिए जो पूंजी रखते हैं वो है आपका मौसमी परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी। ठीक है, फिर अगला आपका विशेष परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी। व्यवसाय को जैसे नए सिरे से शुरू करना है, पूरा अपडेट आपको करना है ना, तो व्यवसाय को जैसे नए सिरे से शुरू करना है या अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए जो विशेष या पूरक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे कि रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी थी, उसी तरीके से अगर व्यवसाय को अपडेट करना है या फिर नया कच्चा माल लाना है, ठीक है, या कुछ चेंज करना है, तो वो जो अलग टाइप का परिवर्तन में आपको जो खर्चा दिखेगा वो आपका कार्यशील जो आप रखेंगे वो आपका विशेष परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी होगा। इस प्रकार विशेष परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी का उपयोग जोखिम प्रबंधन, नए उत्पाद का लॉन्च इत्यादि करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा आईफोन 15 अभी लॉन्च हुआ है, तो आईफोन 15 लॉन्च करने के लिए वो क्या किया होगा, टेक्नोलॉजी पे खर्च किया होगा, हम क्या क्या नए चीज़ें ला सकते हैं उस पर खर्च किया होगा, मार्केटिंग पे खर्च किया होगा। तो वहाँ पे जो उसको कार्य करने के लिए विशेष खर्च करना पड़ रहा है वो हो गया विशेष परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी। ठीक है, फिर अगला है आपका, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी, इन दोनों को समझना अति आवश्यक है। इसको आप समझ गए तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो सकल कार्यशील पूंजी, इसका इंग्लिश नाम भी थोड़ा याद रख लेना, कभी कभी इंग्लिश नाम आसान पड़ता है और थोड़ा रिलेट करके परिभाषा में समझ आ जाता है। ठीक है, तो ये है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ये है आपका नेट वर्किंग कैपिटल।
तो सकल कार्यशील पूंजी क्या होता है? सकल कार्यशील पूंजी से आशय व्यापार की संपूर्ण चालू संपत्तियों के योग से है। तो मैंने आपको बताया था कि संपत्ति क्या होता है? संपत्ति जहाँ से पैसा आना तय है, और देनदारी क्या होता है? जहाँ से पैसा जेब से जाना तय है। ठीक है, तो सकल में क्या होगा? हम चालू संपत्तियों के योग, अर्थात जो हमने कच्चा माल लगाया, कच्चा माल से हमने पक्का माल बनाया, तो जो कच्चा माल जो हमारी चालू संपत्ति जहाँ से पैसा आना तय है, उसका जो योग है उसको हम कह रहे हैं सकल कार्यशील पूंजी। लेकिन हम उसमें देनदारी नहीं घटा रहे हैं, जो दायित्व वो नहीं घटा रहे हैं, मतलब हमको कितना पैसा आगे देना है, कितना कर्जा है, उसको हम नहीं घटा रहे हैं। ठीक है, तो सकल कार्यशील पूंजी में याद रखेंगे, डायरेक्ट आप याद रखने लेना, करेंट एसेट है ना, करेंट एसेट या चालू संपत्ति है ना, करेंट एसेट या फिर चालू संपत्ति। तो जितना टोटल चालू संपत्ति होगा, जितना टोटल चालू संपत्ति होगा, उसका योग सकल कार्यशील पूंजी कहलाता है। इसमें कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं। अब जहाँ पे शुद्ध आ जाएगा वहाँ पे हम देनदारियाँ को घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सकल में एक लाइन और लिखा हुआ है, सकल कार्यशील पूंजी में कंपनी की जो देनदारी, जो दायित्व होता है, उसको कटौती अर्थात घटाया नहीं जाता, शामिल नहीं किया जाता। अब जब हम कटौती या फिर देनदारी को घटा देते हैं तो वही हो जाता है शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक है, शुद्ध कार्यशील पूंजी से क्या आशय है? चालू संपत्ति में हम जब क्या घटाएंगे? देनदारी को घटाएंगे, तो जो शेष रकम बचेगी, तो शेष रकम जो बचेगी उसी को हम शुद्ध कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे मैंने आपको समोसे के बिजनेस का एक एग्जांपल दिया था। अगर आप किसी समोसे वाले को पूछेंगे दिन में कितना कमा लेता है, तो वो बोलेगा 1000 रुपये कमा लेता हूँ, और पूछोगे शुद्ध कितना कमा लेता हो, तो वो घटा कर बताया कि भैया इतने तक मेरा खर्चा हो जाता है और मैं 600 रुपये कमाता हूँ। तो जहाँ भी आप शुद्ध या नेट देखेंगे वहाँ पर याद रखना हमेशा माइनस रहेगा, है ना, माइनस, और क्या, जो देनदारी रहेगा वो। तो शुद्ध कार्यशील पूंजी अर्थात नेट वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। चालू परिसंपत्ति अर्थात करेंट एसेट में आप चालू दायित्व अर्थात करेंट लायबिलिटीज अर्थात देनदारी घटा देंगे। अब यहाँ पे याद रखेंगे, एक नोट करके मैंने डाल दिया, जो मैंने आपको बताया, संपत्ति वे वस्तुएं हैं जो आपकी कंपनी के पास हैं, जो भविष्य में आर्थिक लाभ प्रदान कर सकती है। जैसे जो भी आपके पास है संपत्ति जो आप तैयार कर रहे हो, उसको जब आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, है ना, तो आपके पास पैसा आएगा। लेकिन देनदारी वह है जो आप पर अन्य पक्षों पर को देनी है, जैसे मजदूर को देनी है, बैंक को देनी है। तो संपत्ति आपकी जेब में क्या है? पैसा डालता है, और देनदारियां जो है आपके जेब से पैसा निकालता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे और अलग से समझा दिया कि ये संपत्ति और दायित्व, इसका मतलब अगर आपको पता रहे तब जाकर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है आपका नकारात्मक कार्यशील पूंजी। इसको अगर हम शुद्ध कार्यशील पूंजी के परिभाषा से समझें, तो जब शुद्ध कार्यशील पूंजी में हमने देखा कि चालू परिसंपत्ति में हम घटा देते हैं देनदारियां, लेकिन कई बार ऐसा हो जाएगा कि देनदारियां बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, देनदारियां चालू संपत्ति से ज़्यादा हो गया, तब वो कहलाएगा नकारात्मक कार्यशील पूंजी। इसी को आप समझिएगा। नकारात्मक कार्यशील पूंजी उस वित्तीय स्थिति को कहते हैं जहां किसी कंपनी की वर्तमान जो देनदारियां हैं, लोन है ना, कर्जा है, वो बहुत बढ़ गया और उसकी परिसंपत्ति जो है उतनी नहीं है ना, तो वर्तमान परिसंपत्ति से अधिक अगर उसकी देनदारी हो जाती है तो उसको नकारात्मक कार्यशील पूंजी बोला जाता है। इस सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि किसी व्यवसाय के पास उन दायित्वों को पूरा करने के लिए आसानी से उपलब्ध नकदी और संपत्तियों की तुलना में भुगतान करने के लिए अधिक अल्पकालिक ऋण है, अर्थात उसके पास कर्जा ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है, ठीक है, उसके नगद और संपत्ति के तुलना में, तब वो कहलाएगा नकारात्मक कार्यशील पूंजी। तो नकारात्मक कार्यशील पूंजी में क्या होता है? देनदारी अधिक हो जाता है। वैसे इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से मैंने आपको याद रखने के लिए बनाकर बता दिया है। ठीक है, फिर अगला है आपका कार्यशील पूंजी का महत्व। कार्यशील पूंजी का क्या महत्व है? जैसे हम क्यों चाहिए हमको कार्यशील पूंजी? तो कार्य करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जैसे कि कच्चा माल खरीदने के लिए, ठीक है, कच्चे माल को पक्के माल में अब अगर हम परिवर्तन करेंगे तो हमको मजदूर चाहिए, हमको मशीन चाहिए, है ना। मशीन को तो खैर हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसको हम स्थायी परिसंपत्ति में डालेंगे। मशीन को मेंटेनेंस करने के, जैसे हमको, जैसे एक इंजन है, इंजन में रेगुलर पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल का जो खर्चा है उसको हम कार्यशील पूंजी कह सकते हैं, लेकिन जो इंजन हमने लिया है उसको हम स्थायी पूंजी मानेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक मजदूरी का भुगतान के लिए हमको चाहिए। उचित क्रय व्यवस्था
मार्केटिंग वगैरह करेंगे उसके लिए चाहिए। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट जो आसान है आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कार्यशील पूंजी हमें क्यों चाहिए होता है। अब हम बात करेंगे कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कब हमको ज़्यादा कार्यशील पूंजी चाहिए होगा, है ना, कब हमको कम कार्यशील पूंजी चाहिए होगा। तो ऐसे कौन कौन से कंडीशंस जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को निर्धारित कर सकता है, ठीक है, तो कब हमको कितना चाहिए उसकी आवश्यकता को कब कौन से कंडीशन में हम देखेंगे चेंज हो जाए, तो उसके जो कारक होंगे उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला है व्यवसाय की प्रकृति। जैसे आप किस तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं उसके प्रकृति पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का या फिर कितना अमाउंट आप कार्यशील पूंजी चाहिए। जैसे आप छोटा सा एक समोसे का बिजनेस मैंने आपको बताया कि ठेले में अगर आप समोसा बेच रहे हैं तो आपको कार्यशील पूंजी कम चाहिए, लेकिन आप एक होटल में बेच रहे हैं, रेस्टोरेंट में बेच रहे हैं तो आपको कार्यशील पूंजी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और आपका बहुत सारा फ्रेंचाइजी है तो कार्यशील पूंजी थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। तो कार्यशील पूंजी जो है व्यवसाय की प्रकृति, आकार इत्यादि पर निर्भर करता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। व्यापार की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं व्यवसाय की प्रकृति आमतौर पर दो प्रकार की होती है। एक होता है विनिर्माण जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं, और आपका व्यापार जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो विनिर्माण व्यवसाय के मामले में कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जब हम किसी चीज़ का करेंगे तो कच्चा माल से हम उसको पक्का माल बनाएंगे तो उसमें हमको समय लगेगा, मजदूर चाहिए, ठीक है, और पूरा प्रोसेसिंग में जो समय लगेगा उस दौरान खर्चा भी होगा। तो इस तरीके से हमको अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा मतलब कार्यशील पूंजी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग मतलब व्यापार, जैसे हम किसी से खरीद कर बेच दें उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। कपड़े का बिजनेस, मैंने कपड़ा लिया किसी और को बेच दिया, ठीक है। आइसक्रीम का बिजनेस, मैंने आइसक्रीम लिया किसी को बेच दिया। कोई भी बिजनेस है ना जिसको आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिंपली खरीद के बेच रहे हैं, उस पर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग या अपडेशन नहीं कर रहे हैं, खरीदा और बेच दिया। उस तरीके का व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कार्यशील पूंजी उतनी नहीं लगती, जहाँ पे जैसे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा लगती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रकृति पर भी कार्यशील पूंजी जो है निर्भर करती है, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है संचालन के पैमाने। संचालन के पैमाने में भी आप देखेंगे कार्यशील पूंजी इफेक्ट उसका पड़ता है। जैसे कि अगर आप बड़े संगठनों के मामले में देखेंगे तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, छोटे संगठनों के मामले में देखेंगे तो कार्यशील पूंजी कम होगी। जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई छोटा सा स्टोर चला रहा है, ठीक है, स्टोर, किराने का स्टोर चला रहा है, तो उसको कार्यशील पूंजी थोड़ा सा कम लगेगा, है ना। अब वो बड़ा स्टोर या फिर मॉल जैसा प्रॉपर सुपर बाजार, आजकल आपने देखा होगा डी मार्ट वगैरह, है ना, तो इस तरीके का काम अगर वो कर रहा है तो उसको तो ज़्यादा कार्यशील पूंजी चाहिए। तो उस तरीके से संचालन के पैमाने के आधार पर भी इसको तय किया जा सकता है। फिर अगला है आपका व्यापार का आकार। व्यवसाय का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको पता ही होगा। छोटा बिजनेस करेंगे कम पैसा लगेगा, बड़ा बिजनेस करेंगे ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आकार पर भी डिपेंड करता है। फिर अगला है आपका उत्पादन प्रक्रिया में लगने वाला समय। अगर यहाँ पे देखते हैं जिन उद्योगों में कच्चा माल इसको निर्मित माल में बदलने के लिए काफ़ी समय लगता है, उसमें अर्धनिर्मित माल के काफ़ी समय तक पूंजी फंसी रहती है तथा इसके कारण ऐसे उद्योगों में अधिक कार्यशील पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं और बनाने के दौरान उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एक सिंपल से एक शराब का एग्जांपल दे दो, है ना। शराब को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। कुछ ऐसे वाइन शराब है जिसको साल, 1.5 साल, 10 साल, 50 साल यहाँ तक ऐसे रखा जाता है और उसको बेचा जाता है। तो उस दौरान उसके रख रखाव में, उसके देख रेख में खर्चा तो होगा, है ना। और उस समय इस तरीके से जो होने वाले खर्चे हैं उसको भी हम वर्किंग कैपिटल में अपना काउंट करेंगे। तो इस तरीके का उत्पादन जिसमें उत्पादन जब जो भी प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी समय लगता है तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर कार्यशील पूंजी जो हमको ज़्यादा लगती है। इसके विपरीत यदि उत्पादन की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो तो निर्मित वस्तु में जो पैसे है वो जल्दी प्राप्त हो जाएगा, हम उसको जल्दी बेच सकते हैं। तो जो है रोटेशन होते रहता है, हमको पैसा भी मिल गया
और हम उसको आगे और प्रोसीड करके अपने बिजनेस में लगा दिए, तो कार्यशील पूंजी वहाँ पर कम हमको आवश्यक पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है माल की आवृत्ति पर। कितना हमको माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, उसके हिसाब से भी हम देखें तो किसी भी संस्था में माल 3 प्रकार के हो सकता है। एक आपका कच्चा माल होगा, एक हो गया अर्ध निर्मित, और एक हो गया आपका निर्मित माल। कच्चा माल जिसको हम कच्चे से पक्का माल बनाते हैं, ठीक है, जैसे गन्ना से हमने शक्कर बना दिया तो कच्चा माल गन्ना हो गया। अर्धनिर्मित जैसे हम असेंबल करते हैं, आजकल क्या होता है मेड इन इंडिया मोबाइल में लिख दिया जाता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ उसको हम असेंबल कर रहे हैं, हम बाहर से पार्ट्स, अर्धनिर्मित पार्ट्स जो है मंगा रहे हैं और यहाँ पर जोड़कर उसको एक प्रोडक्ट बना दिए, तो दूसरा हो जाता है अर्धनिर्मित। तीसरा हो जाता है निर्मित, मतलब पूरी तरीके से बना हुआ माल अगर हम खरीदते हैं और उसको आगे बेचते हैं। तो माल हम 3 तरीके से देख लिए, कच्चा माल, अर्धनिर्मित और निर्मित। तीनों ही प्रकार का माल चालू संपत्तियों में सम्मिलित होता है और अथक कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं। तो जितना माल हम स्टॉक करके रखेंगे हमारे पास, हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो माल की आवृत्ति पर भी कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है। अगला है आपका क्रय विक्रय की शर्तें। यदि कोई व्यवसाय वस्तुओं का क्रय उधार करे एवं उसका विक्रय नगद में करे तो ऐसी स्थिति में बहुत कम कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर कोई व्यक्ति क्या है उधारी में सामान ले लेता है और नगद में बेच रहा है, तो उसको तो अभी तो पैसा नहीं चाहिए, वो तो उधारी में ले लिया, लेकिन उसको तुरंत पैसा भी मिल गया, नगद में वो दे दिया, तो वहाँ पर उसको जो पैसा और आगे बिजनेस के लिए कम लग रहा है ना, जो दिन का खर्चा है वो तो उसका कम हो गया क्योंकि उसको उधारी में चीज़ें मिल जा रही, तो वहाँ पर कार्यशील पूंजी की ज़रूरत जो है कम पड़ेगी। लेकिन अगर वो उल्टा करता है, उसको ऐसा कंडीशन आ गया कि उसको हमेशा नकदी में लेना पड़ रहा है और वो लुभावने ऑफर देने के लिए, या फिर हम EMI पे ले लो, क्रेडिट कार्ड पे ले लो, या फिर धीरे धीरे पैसा दे दो, उधारी में दे दो, है ना, इस तरीके से अगर वो बेचता है तो उसको क्या है आगे खरीदने के लिए तो नगद चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन जो आप कस्टमर से पैसा मिल नहीं रहा है तो उसको ज़्यादा कार्यशील पूंजी चाहिए होगा। तो ये आपका क्रय विक्रय की शर्तों पर भी निर्भर करता है। अगला है आपका लाभांश नीति। लाभांश क्या होता है, अगर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई बड़ी कंपनी है, तो लाभांश किसी कंपनी के लाभ में भागीदारों का अंश होता है। जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी में बहुत सारे शेयर धारक हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों की एक कंपनी है, तो जो भी कंपनी को लाभ होगा तो उन बाकी लोगों का भी वो हिस्सा होगा। तो अगर जो लाभांश है, लाभांश का मतलब कंपनी में जो लाभ हो रहा है उसमें बाकी लोगों का, हर सदस्य का जो अंश है, अगर तुरंत दे दिया जाएगा तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता जल्दी ज़्यादा होगी क्योंकि पैसा तो हमने तुरंत दे दिया। लेकिन लाभांश अगर रोक कर रखा जाए या फिर बोनस के तौर पर धीरे धीरे दिया जाए, साल में दिया जाए, तो वहाँ पर कार्यशील पूंजी जो है उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आप खुद से दिमाग लगाकर भी समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, समझने लायक उतना कुछ नहीं है। कार्यशील पूंजी कब ज़्यादा पड़ेगी, आवश्यकता कब कम पड़ेगी आवश्यकता, ये बहुत आसान है, इसको आप गेस भी कर सकते हैं। जैसे अगला है आपका व्यापारिक चक्र। व्यापारिक चक्र में क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बूम की अवधि आ जाती है, अर्थात जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी चीज़ का और बिक्री बढ़ जाती है, तो बिक्री बढ़ती है तो उस समय हमको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है क्योंकि बिक्री बढ़ जा रही है, और बिक्री बढ़ जाए तो हमको चीज़ें जल्दी जल्दी बनानी भी हैं। अब जल्दी बनाने के लिए हमको जल्दी कच्चा माल चाहिए, जल्दी मजदूर चाहिए, तो पैसा भी तो हमको चाहिए ना। तो कार्यशील पूंजी अगर डिमांड बढ़ गया, है ना, बूम की अवधि का मतलब कहते हैं अचानक से डिमांड बढ़ जाता है, तो डिमांड बढ़ गया उस समय भी हमको कार्यशील पूंजी ज़्यादा चाहिए। और अगर अवसाद की आवश्यकता मतलब डिमांड एकदम कम हो गया तो उस समय क्या है, आप प्रोडक्शन भी कम कर देंगे तो उस समय कार्यशील पूंजी जो है कम चाहिए होगा। तो इस तरीके से व्यापारिक चक्र में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला फिर आपका मौसमी कारण। तो मौसमी कारण में भी कार्यशील पूंजी का फर्क पड़ता है। जैसे जिन सामानों की पूरे साल मांग रहती है उनका उत्पादन और बिक्री निरंतर होता रहता है, नतीजन ऐसे उद्यमों को कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि हर दिन जो है हम काम कर रहे हैं, हर दिन हम अपना सामान बेच रहे हैं, अब बेच के भी हमारे पास फिर से पैसा आ गया। तो कार्यशील पूंजी अगर निरंतर जो है मांग है उस टाइप का आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर कम पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ सामान ऐसे हैं जो साधारण कुछ सामान्य मौसम में चलते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में कुछ चल रहा है, बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में, तो वहाँ पर हम देखेंगे
कुछ सामानों की मौसमी मांग होती है, लेकिन लगभग पूरे वर्ष ही उसका उत्पादन किया जा रहा है ताकि मांग के अनुसार उसकी पूर्ति आसानी से उपलब्ध हो सके। जैसे स्वेटर का बिजनेस है ना, तो स्वेटर के बिजनेस के लिए क्या है, कारखानों में स्वेटर आज भी बन रहा होगा। आज अभी तो ठंड है नहीं, लेकिन जब स्टॉक हम करके रखेंगे, ठंड में हमको बेचना है ऐसे करके, तो उस कंडीशन में हमको क्या है, काम हम रेगुलर कर रहे हैं लेकिन एक सीजन में ही बेचेंगे, तो वहाँ पर हमको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्रेडिट की अनुमति। वे उद्यम जो नगद भुगतान के आधार पर सामान बेचते हैं उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और जो उधारी में सामान दे देते हैं तो सामान तो उधारी में दे दिए लेकिन उसको तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको पैसा उस समय नहीं मिला, इसलिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी अगर वो ग्राहक को ऋण सुविधा देता है तो। फिर अगला है आपका क्रेडिट प्राप्त। अगर क्रेडिट प्राप्त का मतलब अगर कोई व्यापारी है उसको ऋण आसानी से मिल जाता है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और ऋण सही तरीके से नहीं मिलता तो ज़्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल अगर आसानी से मिल जाता है या फिर सस्ता है ना, तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर कच्चा माल उपलब्ध नहीं है तो हम जो भी बिजनेस वाला व्यापारी होगा वो क्या करेगा, बिजनेसमैन क्या करेगा, उस माल को स्टॉक करके रखेगा। अब स्टॉक करके रखेगा तो उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत चाहिए, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगेगा तो ज़्यादा कार्यशील पूंजी लगेगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है आसान है, समझ जाएंगे आप। अगला है प्रतियोगिता का स्तर। उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा से अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए त्वरित वितरण के लिए अधिक स्टॉक की आवश्यकता होती है। अब ये प्रतियोगिता का स्तर को आप समझिए, जैसे कि हमने आईफोन की ही बात की, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आईफोन और सैमसंग, इन दोनों के बीच प्रतियोगिता चल रहा है। सैमसंग बोल रहा है कि मैं 100 मेगापिक्सल कैमरा दूंगा, तो वो आईफोन बोलेगा मैं 120 मेगापिक्सल का कैमरा दूंगा, और उस टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहा है। ठीक है, और ये बोलेगा कि मैं आज 100 पीस लॉन्च करूंगा, वो बोलेगा कि मैं आज 150 पीस जो है आपको दे दूंगा, है ना। मतलब इन दोनों में बीच जो कंपटीशन चल रहा है, तो कंपटीशन के कारण खर्चे भी तो ज़्यादा होंगे। ये अपना जो मार्केटिंग कर रहा है, पेपर में दे दिया, सैमसंग अगर पेपर में दे दिया तो ये बोलेगा कि मैं हर जगह टीवी में ऐड वगैरह चला दूंगा, तो इस कारण भी जो है कार्यशील पूंजी जो है प्रभाव इस पर पड़ती है, इफेक्ट होता है। फिर अगला है आपका मुद्रास्फीति की दर। मुद्रास्फीति का दर मतलब कीमतों में जब वृद्धि हो जाती है, ऐसी स्थिति में उत्पादन और बिक्री को बनाए रखने के लिए पहले की तुलना में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कीमत बढ़ेगा, मतलब महंगाई जब आएगी, तो कच्चा माल भी ज़्यादा महंगा मिलेगा, है ना, मजदूर को भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तब कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आसान हैं। अब हम इससे संबंधित एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, और मेरी गारंटी है कि इसी तरीके से ही क्वेश्चन आएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, पूंजी को व्यवसाय के दैनिक कार्यकलाप पूंजी जो व्यवसाय के दैनिक कार्यकलापों को पूरा करने हेतु जरूरी होता है, तो इस तरीके की पूंजी को हम क्या कहते हैं। हमने देखा था कि जो दैनिक कार्यकलापों के लिए पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए हर दिन काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। तो कार्य करने के लिए पूंजी ये है, हर दिन कार्य करने के लिए पूंजी कार्यशील पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कार्यशील पूंजी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा कि ये तो हमको हर दिन चाहिए, है ना, रेगुलर चाहिए, है ना, तो इसको हम परिक्रमी पूंजी कहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसको चक्री पूंजी भी कहेंगे। और अल्पावधि, है ना, अल्पावधि मतलब हर दिन चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार मुझे पैसे मिल गए फिर उसके बाद वो मुझे नहीं चाहिए, है ना, हर समय के लिए चाहिए, अल्पावधि के लिए चाहिए, है ना। तो ये भी आपका अल्पावधि पूंजी भी इसको कहा जाता है। तरल पूंजी फटाफट खर्चे भी हो जाता है इसका, तो तरल पूंजी। इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त डी इसका सही जवाब आ जाएगा। फिर अगला आपका, कार्यशील पूंजी की सर्वमान्य परिभाषा चालू परिसंपत्तियों एवं चालू दायित्वों का अंतर है, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन एलजे गिलमेंट ने कहा था। तो कथन से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, दैनिक व्यवसाय संचालन लागतों को कवर करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी क्या कहलाती है। तो दैनिक व्यवसाय को संचालित करने के लिए हमने देखा था कि जो आवश्यक न्यूनतम पूंजी है, इस न्यूनतम पूंजी को हम नियमित कार्यशील पूंजी कहेंगे, है ना। और
इसी तरीके से सारे को हम समझ लेंगे। जैसे नियमित को समझा, उसे रिजर्व मार्जिन, मौसमी परिवर्तनी और विशेष परिवर्तनी, सबका क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है वह पूंजी जो कंपनियों अपनी नियमित कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त आरक्षित रखती है उसको हम कहते हैं रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी। ऐसी पूंजी जो वर्ष में केवल कुछ निश्चित समय के लिए कंपनी का व्यापार जब अधिक होता है उस समय के लिए आवश्यक पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मौसमी परिवर्तनी कार्यशील पूंजी या फिर परिवर्तनी कार्यशील पूंजी। अब यहाँ पे मौसमी परिवर्तनी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि निश्चित मौसम के लिए है ना, निश्चित अवधि के लिए। फिर अगला है आपका व्यवसाय को नए सिरे से शुरू करने या फिर अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए जिस विशेष या पूरक कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ती है इसको हम कहते हैं विशेष परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी। अब यहाँ पर आप समझिए, विशेष मतलब कुछ विशेष कारण के लिए, जैसे नए सिरे से शुरू करना है ना, कुछ विशेष परिस्थितियों से निपटना है, उस समय जो कार्यशील पूंजी लगेगा उसको विशेष कार्यशील पूंजी कहेंगे। और मौसमी परिवर्तनी का मतलब मौसम के कारण, जैसे बरसात के मौसम में क्या बिजनेस करेंगे अगर उसमें खर्चा लग रहा है, तो ठंड के मौसम में क्या बिजनेस करेंगे उसमें खर्चा लग रहा है, तो वो मौसमी परिवर्तनी कार्यशील पूंजी हो गया। अगला है आपका व्यापार की संपूर्ण चालू संपत्ति जो करेंट एसेट है, टोटल करेंट एसेट है ना, टोटल करेंट एसेट, उसको हम क्या कहते हैं। तो हमने देखा था कि जो टोटल करेंट एसेट है जहाँ से पैसा आ सकता है उसी को तो ही हम आपका कार्यशील पूंजी कहते हैं। और कार्यशील पूंजी में सकल कार्यशील पूंजी, ठीक है, जहाँ पर आप शुद्ध लगा देंगे तो घटाना पड़ता है किसको, जो भी हमारी देनदारी है, जो बकाया है, ठीक है। अगला है सकल कार्यशील पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसी तरीके से आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, कई बार क्या है, सही है हम पढ़ लेते हैं, नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा ये क्या कह रहा है, सही नहीं है। तो पहला आपका सकल कार्यशील पूंजी से आशय व्यापार की संपूर्ण चालू संपत्ति से के योग से, इसको हमने जस्ट 1 मिनट पहले देखा, ये सही है। सकल कार्यशील पूंजी में कंपनी की देनदारी मतलब जो दायित्व होता है उसकी कटौती शामिल नहीं करते, अगर शामिल करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला है सकल कार्यशील पूंजी शुद्ध कार्यशील पूंजी से अधिक होती है क्योंकि हम उसमें देनदारी को नहीं घटाते, और शुद्ध कार्यशील पूंजी हमेशा सकल कार्यशील पूंजी से कम रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ये कम वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। शुद्ध कार्यशील पूंजी जो है सकल से हमेशा कम रहेगा, ठीक है। अगला है सकल कार्यशील पूंजी, अब आपने समझ गए ना, तो ये जो आंसर ये सही रहेगा, मतलब ये सारे पॉइंट तो सही है, ये गलत है, मतलब इसका आंसर ये सही होगा। अगला है सकल कार्यशील पूंजी का सूत्र क्या है। तो हमने देखा था कि जो चालू परिसंपत्ति है उसमें देनदारियों को घटाना है, देनदारी को हम दायित्व भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये माइनस याद रखना आप, ठीक है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये होता है आपका सकल कार्यशील पूंजी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। फिर अगला है आपका चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाने के बाद जो शेष रकम बचती है, तो जहां भी घटाना वाला आएगा आप याद रख लेना शुद्ध कार्यशील पूंजी, जिसको हम कहते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी का सूत्र क्या है, यहीं पे हमने देखा कि चालू संपत्ति में घटा देते हैं, है ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, घटाएंगे, चालू संपत्ति में चालू दायित्व घटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां किसी कंपनी की वर्तमान देनदारियां उसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती, तो जब दायित्व बढ़ जाता है, जब ऋण कर्जा बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन संपत्ति कम रहेगा, नगद कम रहेगा, तो उसको उस कंडीशन को हमने देखा था कि हम कहते हैं नकारात्मक कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि हम रेगुलर काम कर सकें। काम किस तरीके से हम करेंगे, कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल को पक्के माल में परिवर्तित करने के लिए भी हमको धन चाहिए, तो ये पॉइंट मार्केटिंग विक्रय करने के लिए भी चाहिए, तो ये सारे पॉइंट जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब आएगा। अगला है कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक। व्यवसाय की प्रकृति अलग अलग टाइप की, अगर आप व्यवसाय करेंगे तो वहाँ पे कार्यशील पूंजी अलग अलग देखने को मिलेगा। संचालन की प्रकृति है ना, बड़े पैमाने पे करेंगे तो ज़्यादा लगेगा, छोटे पैमाने पे करेंगे कम लगेगा। व्यापार का आकार आपका बहुत बड़ा,
कारखाना है या फिर एक छोटा सा ठेला है, दोनों में तो कार्यशील पूंजी अंतर रहेगा ना, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे हमारे सोशल मीडिया चैनल्स वगैरह हैं, जैसे आप यूट्यूब में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।